हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज। और यही पार सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस को पढ़ने का प्रयास किया है। और इससे पहले ये प्रैक्टिस सेट 7 होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को 6 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने पूर्ण रूप से उन्हें नहीं पढ़ा है तो एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाकर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। देखिएगा, आज की क्लास का जो हम लोगों को पहला प्रश्न यहां पर देके रखा है। देखिएगा, हम लोगों से जो पहला प्रश्न यहां पे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसने दीवान एक कोठी की यहां पर स्थापना की थी। और 4 ऑप्शन हम लोगों को देखे जो देके रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को यहाँ पर इल्तुतमिश दे यहाँ पे देखे रखा। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? देखिएगा, जब हम लोग भारत में दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का समयकाल आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि इसका समयकाल 1206 से लगाकर हमें 1526 तक यहाँ पर देखने को मिला। और इस 26 में से 5 हमें वंश आकर देखने को मिले। एक हमें गुलाम वंश यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी गुलाम वंश को यहाँ पर मामूलक वंश भी कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सेकंड कौन सा वंश देखने को मिला? जवाब होगा हमें खिलजी वंश यहाँ पर देखने को मिलेगा। और खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश? तीसरा जो हमें महत्वपूर्ण वंश यहाँ पर देखने को मिला, जिसका नाम था यहाँ पर तुगलक। कौन सा वंश? हमें तुगलक वंश यहाँ पर देखने को मिला। और तुगलक वंश के बाद हम लोगों को यहाँ पर सैयद वंश, कौन सा वंश? हम लोगों को सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद हम लोगों को यहाँ पर लोधी वंश देखने को मिलता है। तो पहली बात तो होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोगों को 5 प्रमुख यहाँ पर राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद यदि इनका समयकाल पूछेगा तो गुलाम वंश का समयकाल 1206 से लगाकर तो 1290 तक देखने को मिलता है। खिलजी वंश का समयकाल 1290 से लगाकर तो 1320 तक, ये याद रखिएगा, 1320 तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पर ये तुगलक वंश का समयकाल 1320 से लगाकर तो 1414 तक हमें तुगलक वंश का समयकाल, और सैयद वंश का समयकाल 1414 से लगाकर 1400 यहाँ पर 51 तक यहाँ पर देखने को मिला। और लोधी वंश का समयकाल हमें 1451 से लगाकर तो 1526 तक हमें लोधी वंश का समयकाल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलता है। वहीं पर दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोगों को एक दीवान एक कोठी, कौन सा? दीवान एक कोठी विभाग, दीवान एक कोठी विभाग। और ये दीवान ये जो आपका मेरे कोठी विभाग हुआ करता था, जो इसकी स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक के द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यही दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोगों को दीवान ए बदगान, कौन सा विभाग? दीवान ए बदगान विभाग। तो दीवान ए बदगान यहां पर विभाग की स्थापना किया था। यह एक प्रकार का गुलाम मतलब गुलाम विभाग हुआ करता था, और इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिर इसके बाद यहाँ पर दीवान ए अर्ज विभाग। और दीवान ए अर्ज विभाग एक प्रकार का हम लोगों को यहाँ पर सैन्य विभाग देखने को मिला है। कौन सा विभाग? सैन्य विभाग देखने को मिला। फिर इसके बाद में यहाँ पर दीवान ए खैरात, आप लोग याद रखिएगा, दीवान ए खैरात विभाग। तो दीवान ए खैरात विधवा महिलाओं के लिए यहाँ पर बनाया गया था। ये कुछ प्रमुख आप लोगों को यहाँ पर विभाग याद होना चाहिएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हम लोगों से जो सवाल पूछा था, दीवान अमीर को ये कोठी की स्थापना, तो ये जो स्थापना किया गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है कि भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? हाल ही में 2024 में हम लोगों को डॉल्फिन यहाँ पर ये आपका अनुसंधान केंद्र देखने को मिला। और इसका उद्घाटन आप लोगों से पूछा है कहां पर देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन आप लोगों को देके रखे हैं, दिल्ली, लखनऊ, इंदौर या पटना। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, यदि आपसे पूछेगा कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन, कौन सा? राष्ट्रीय डॉल्फिन या आपका अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र हम लोगों को हाल ही में इसका उद्घाटन कहां पर किया? तो
जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, यानी पटना में इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का हम लोगों को राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा दोस्तों, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है कि नौहर सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। अब ये नौहर सिंचाई परियोजना हम लोगों को कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा, पंजाब, ये मध्य प्रदेश या राजस्थान। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में हमें एक मुख्य रूप से हनुमानगढ़ एक जिला देखने को मिला, और इस हनुमानगढ़ जिले में हम लोगों को यहाँ पर नौहर सिंचाई परियोजना हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलती है राजस्थान में। और यहीं पर राजस्थान में हमें विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर योजना, विश्व की सबसे लंबी हम लोगों को यहाँ पर सिंचाई परियोजना जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलती है। यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना या फिर भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना के बारे में यदि सवाल पूछ लेगा, तो जवाब होगा यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। यदि सवाल पूछ लेगा कि इसकी टोटल लंबाई कितनी देखने को मिलती है, तो लगभग 654 किलोमीटर हम लोगों को ये यहाँ पर जो इसकी लेंथ देखने को मिलती है। ये कहां से निकलती है नहर, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, हमें पंजाब में यहाँ पर जब हम लोगों को सतलज नदी देखने को मिलती है, और यही सतलज रिवर के अंदर जब आप यहाँ पे व्यास कुंड से और इसी व्यास कुंड से जब हमारे पास में व्यास रिवर निकलती है, और जब ये दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, तो यहाँ पर एक हमें स्थान मिलेगा, और इस स्थान को दोस्तों हम लोगों ने नाम दिया है हरि के बैराज। क्या नाम दिया है? हरि के बैराज। और इसी हरि के बैराज से विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना जिसका नाम है इंदिरा ये गांधी नहर परियोजना निकलते हुए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। ऑप्शन केवल हम लोगों से तो सवाल पूछा था कि नौहर सिंचाई परियोजना किस राज्य में देखने को मिलेगी, तो राजस्थान में वर्तमान में हम लोगों को यह देखने को मिलती है। चलिएगा दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देकर रखा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर जो दे के रखा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण से संबंधित कौन सा आर्टिकल का यहाँ पर संबंध होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। बेहद सरल प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे सवाल जो प्रश्न पूछ लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास में भाग 4, जब हम लोग भाग 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्व हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिए हैं, किस देश के संविधान से लिए हैं, तो हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? आयरलैंड देश के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं। और वहां पर आयरलैंड के संविधान में भी जो आर्टिकल 45 में हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों को पहली बात यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और भारत में हमें नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लगाकर तो आर्टिकल 51 तक हम लोगों को मुख्यतः भारत में नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जब देखिएगा कुछ प्रमुख, जैसे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 36 भी, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। राज्य की परिभाषा यहाँ पर जो देखने को मिलती है। और वहीं पर आर्टिकल 39 में हमें नीति के सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिले। और इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 39A में आप लोग याद करिएगा निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान यहीं पर किया गया है। और फिर इसके बाद में आर्टिकल 40 हम लोगों को एक महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा, जहां पर ग्राम सभा का प्रावधान है, ग्राम पंचायत का प्रावधान देखने को मिलेगा। इसके बाद में आर्टिकल हम लोग 44 की बात करेंगे, जहां पर समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। समान नागरिक संहिता के बारे में ये वाला आर्टिकल यहाँ पर ये वाला बात करता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है 48। यहाँ पर वैज्ञानिक व
पशुपालन से ये वाला आर्टिकल संबंधित है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और आर्टिकल क्रमांक 39 सॉरी आर्टिकल क्रमांक 49 यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों का संरक्षण की यहाँ पर बात करता है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और देखिए जब आप लोगों से आर्टिकल 50 पूछेगा तो जब यहाँ पर बात करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका का पृथक्करण की यही वाला आर्टिकल यहाँ पर बात करता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, यानी आर्टिकल 50 इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये याद करिएगा कि भाग 4 में हम लोगों को ये निर्देशक जो तत्व दे के रखे हैं, डीपीएसपी दे के रखे हैं, और ये जो डीपीएसपी है ये हम लोगों को आयरलैंड के कौन से संविधान से प्राप्त होते हैं, तो आर्टिकल 45 से हम लोगों को ये प्राप्त होते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है कि रेडर शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। और आप सभी जानते हैं कि रेडर शब्द ये ऑप्शन नंबर सी कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देकर रखा है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। देखिए भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ने शुरू किया, यानी कब शुरू होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद रखना है कि हमें भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है, सृजन कार्यक्रम हम लोगों को कब से प्रारंभ हुए थे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो 1995 से यह कार्यक्रम भारत में प्रारंभ हुए। ये किस विभाग के द्वारा प्रारंभ हुए थे, तो याद रखना है खादी व ग्रामोद्योग। किसके द्वारा? खादी व ग्रामोद्योग विभाग, यहाँ पर उद्योग विभाग, ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा यह जारी किए गए थे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ जाएगा किस विभाग के द्वारा इसको, यानी ये जिस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर जारी किए गए थे, तो खादी व ग्रामोद्योग यहाँ पर विभाग के द्वारा जारी किए गए थे। और वहीं पर आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद रखना है कि भारत में जो प्रकार की मनरेगा योजना, रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना भी भारत में चलती है। आप देखिए मनरेगा ये योजना में क्या किया था, आप लोगों को सवाल पूछेगा पहली बार इसका प्रस्ताव भारत में कौन लेकर आया था, तो आप सब जानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर लेके आए। आपसे देखो सवाल केवल पूछेगा कि भारत में पहली बार ये जो मनरेगा ये योजना का प्रकार है, इस प्रकार का प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे पहले यह प्रस्ताव लाया गया था, तो जवाब होगा पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। लेकिन अंतिम रूप से संसद के द्वारा इसे मंजूरी कब प्रदान की जाती है, तो ये जवाब होगा कि 2005 में। फिर इस योजना का नाम रख दिया गया नरेगा। ठीक है, नरेगा इसका नाम कर दिया गया 2006 में। और फिर आप लोगों को याद रखना है कि 2009 में इसका नाम नरेगा से क्या कर दिया गया है, मनरेगा कर दिया जाता है। और फिर इसी के साथ में वर्ष भर में 100 दिन का यहाँ पर रोजगार प्रदान किया जाता है। 100 दिन का रोजगार यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर प्रदान किया जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। हम लोगों से जो सवाल पूछा था केवल ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किए गए थे, तो वो यहाँ पर 1995 में इन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादलों को क्या कहते हैं। ठीक है, ये गैस के धूल और बादलों को यहाँ पर क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दे के रखे हैं। न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक ड्वार्फ आप लोगों को दे के रखा है, निहारी का या दे के रखा है, या ब्लैक होल आप लोगों को यहाँ पर दे के रखा है। तो क्या होगा इस सवाल का आंसर, आकाशगंगा के भीतर धूल और गैस के कण के बादल को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है जब कोई भी आकाशगंगा बनने का प्रयास करती है तो उसके अंदर हमें गैस और धूल के बादल यहाँ पर देखने मिलते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग निहारिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निहारिका यहाँ पर बोलेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में
हमारे ब्रह्मांड में हमें 3 प्रकार की आकाशगंगाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए अनियमित आकार, अनियमित आकार की हमें आकाशगंगाएं हमारे पूरे यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और इन अनियमित आकाशगंगाओं का यदि परसेंटेज पूछ लेगा तो केवल 2% में ये आकाशगंगाएं हमें यूनिवर्स में यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद आएगी यहाँ पर दीर्घ वृत्ताकार, कौन सी? दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगाएं। और दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगाएं क्या होती है? इस प्रकार का ऐसा शेप इनका देखने को मिलता है, यहाँ पर इनका सेंटर पॉइंट देखने को मिलता है। पूरे यूनिवर्स में इनका केवल हम लोगों को 17% यहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर एक प्रकार की हम लोगों का हम यहाँ पर सर्पिल आकार, कौन सी? सर्पिल आकार आकाशगंगाएं देखने को मिलती, जो इनका हमें सबसे ज्यादा 80% पूरे यूनिवर्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यदि पूछेगा कि हमारी आकाशगंगा क्या क्या नाम है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम देखने को मिलेगा, तो हमारी जो आकाशगंगा का नाम है यहाँ पर दुग्ध मेखला। क्या नाम होगा? दुग्ध मेखला आप इसे बोल सकते हैं, आप इसे यहाँ पर मंदाकिनी, क्या बोलेंगे? मंदाकिनी यहाँ पर बोल सकते हैं। दोनों हमारी आकाशगंगाओं के नाम देखने को मिलते हैं। और हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी होगी? सबसे नजदीक जो आकाशगंगा, सबसे नजदीक जो आकाशगंगा हम लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी? तो जवाब होगा एड्रोमेटा। कौन सी? एड्रोमेटा आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक वाली आकाशगंगा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देख यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन दे के रखा है कि न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन तारे दे के रखे हैं, हम लोगों को ब्लैक होल यहाँ पर दे के रखा। अब ये क्या होते हैं, देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये सब चीजें क्या होती है। देखिएगा, हम लोगों को जब यहाँ पर कोई भी स्टार देखने को मिलता है तो ये वाले स्टार का जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पर हम लोगों को हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाली ये दो प्रकार की प्रमुख गैसें हम लोगों को यहाँ पर, ये जो तत्व है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इन दोनों तत्वों के माध्यम से यहाँ पर ये आप लोग, कोई भी यदि सूर्य होता है या कोई भी प्रकार का स्टार होता है तो उस वाले स्टार में यह प्रमुख रूप से दोनों या फिर ऊर्जा का माध्यम होते हैं। तो आप देखिएगा, यानी किसी भी तारे के बीच में बीचों बीच से यदि आपकी एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? विद्युत चुंबकीय तरंगे हम लोग इसे नाम देते हैं। लेकिन कोई भी स्टार होता है उसका खुद का क्या होता है, जो एक प्रकार का हमें गुरुत्वाकर्षण बल भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक समय पर ये जितनी भी ऊर्जा है यह पूर्णतः समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी भी गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो फोर्स है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। जब भी कोई भी स्टार का जब ब्रेकडाउन होता है, जब वह टूटने का प्रयास करता है, तो वो 3 प्रकार से नए तारा या नए प्रकार का पिंड बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? देखिएगा, मान लीजिएगा ये जो वाई नामक कोई तारा है, और यदि ये तारा टूट गया और इस तारे का जितना भी द्रव्यमान था, यदि ये द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, कंपैरिजन यहां पर किया जाता है सूर्य के द्रव्यमान से, यदि कोई भी तारा टूटता है और अगर वो तारा टूटते हुए यदि सूर्य का जितना भी द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का यदि 1.44 गुने से यदि उसका कम द्रव्यमान है, यानी जो भी तारा टूटा है यूनिवर्स में उस तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है, तो जो नया तारा बनेगा उसे हम लोग यहाँ पर जो श्वेत वामन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग श्वेत वामन यहाँ पर कहते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यदि कोई तारा फिर से यदि यहाँ पर जिसका ब्रेकडाउन हो गया है और यदि वो टूट गया है और यदि उस तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने से यदि 3 गुने के मध्य में यदि उसका द्रव्यमान देखने को मिलता है, तो फिर वो जो तारा बनता है वो तारा न्यूट्रॉन तारा बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा यहाँ पर बनता है। और अगर और कोई सा तारा, अगर यही तारा यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से यदि 3 गुना से ज्यादा है, 3 गुना से ज्यादा यदि उसका द्रव्यमान है,
कोई भी तारा होगा यदि उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से यदि 3 गुना ज्यादा द्रव्यमान हम लोगों को जो देखने को मिलता है, तो वो तारा फिर दोस्तों यहाँ पर कृष्ण छिद्र बनता है। ठीक है, कृष्ण छिद्र बनता है, यानी उसे हम लोग ब्लैक होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लैक होल हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और जब ये लाल दानव जब पूरी तरीके से गर्म होता है, जब ये श्वेत वामन जब पूरी तरीके से गर्म होता है, तो उसे हम लोग लाल दानव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लाल दानव हम लोग इसे बोलते हैं। और जब ये न्यूट्रॉन तारा होता है, जब यह न्यूट्रॉन तारा होता है और जब ये बहुत तेजी से घूमता है, तो इसके दोनों सिरों सर ये जो जो दो इसके हमें पोल देखने को मिलते हैं इसी न्यूट्रॉन तारा के, तो यह अपने पोलों से यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे बाहर निकालता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे बाहर निकलता है जब किसी न्यूट्रॉन जो जो तारे के द्वारा चारों तरफ घूमते वक्त यदि यदि दोनों पोलों से विद्युत चुंबकीय तरंगे बाहर निकाली जाती है, तो फिर वह तारा न्यूट्रॉन तारा नहीं होता है। फिर हम लोग उसे यूनिवर्स की भाषा में यहाँ पर पल्सर तारा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पल्सर, हम लोग स्टार उसे यहाँ पर बोल देंगे। और आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, ये जो पल्सर स्टार होते हैं, जो इसे ब्रह्मांड का यहाँ पर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ यहाँ पर कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और मुख्यतः ये तीनों बातें आप लोग याद, यदि आप लोगों को याद रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ। यदि कोई भी स्टार है, यदि उसका जो द्रव्यमान है, यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने से कम यदि उसका द्रव्यमान है, तो वह यहाँ पर श्वेत वामन बनेगा। और यदि कोई तारा है, यदि उसका द्रव्यमान यदि वह टूट रहा है, यदि उसका द्रव्यमान 1.44 से तो 3 गुना के मध्यम यदि उसका द्रव्यमान है, तो वह यहाँ पर न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और इसी के साथ यदि कोई तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना है, तो यहाँ पर ब्लैक होल बनता है। क्या बनता है? ब्लैक होल यहाँ पर बनता है। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये कुछ जो मेरे द्वारा बताए गए जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होंगे। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा है, ओंग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? अब ये ओंग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? चंडीगढ़ में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में या पुदुचेरी में? तो यह कहां पर रहती है? यह चंडीगढ़ में नहीं है, हमें अंडमान निकोबार में यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर माना जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को याद होना, जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि सोम्पेन जनजाति, कौन सी? सोम्पेन जनजाति हम लोग देखने को मिलती है अंडमानी जनजाति, और एक हमें ओंग जनजाति। ठीक है, ये ओंग जनजाति, ये प्रमुख तीनों हमें या फिर अंडमान निकोबार की जनजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है कि क्या आपके एमएस एक्सेल की वर्कशीट में संपूर्ण ये जो लाइंस को छुपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है लाइंस को छुपाने के लिए? CTRL+2, CTRL+9, CTRL+N+ न्यू टैब या CTRL+ रिफ्रेश? देखिए, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जब भी हम लोग हमारी वर्कशीट में कोई भी लाइन को छुपाते तो उसके लिए CTRL+9 का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल हम लोग यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिवर्स का प्रकाश स्तंभ, यानी जिसे यूनिवर्स का लाइट हाउस कहा गया, उसे हम लोगों ने पल्सर तारा नाम दिया है। लेकिन यहाँ पर जब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हम लोगों से पूछा है, तो किसे कहा जाता है? रेनियर, यहाँ पर आप लोगों का स्ट्रोम्बोली, एटना या सिसली? तो आप लोगों को याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। यानी आप लोगों का यहाँ पर स्ट्रोम्बोली, यानी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का यहाँ पर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखिएगा, जब यहाँ पर देखिएगा, यानी उससे पहले कुछ हम लोग ये ज्वालामुखी देख लेते हैं। ये एक प्रकार का ज्वालामुखी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक प्रमुख प्रकार का ज्वालामुखी हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ हमें
माउंट एटना। कौन सा? माउंट एटना। ये हमें आपके इटली में देखने को मिलेगा। इसके बाद में माउंट विसुवियस। कौन सा? माउंट विसुवियस ज्वालामुखी। ये भी हमें आपके इटली में ही देखने को मिलेगा। माउंट क्रोक्राटोवा, कोकाटोवा, माउंट कोकाटोवा, ये हमें आपके इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। एक माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी। और ये जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, ये हम लोगों को वर्तमान जापान में देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद में माउंट कोटापेक्सी, माउंट कोटापेक्सी ज्वालामुखी, ये हमें आपके एक देश पड़ेगा जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर इसके साथ में माउंट मोनालोवा, माउंट मोनालोवा ज्वालामुखी। और यह हमें हवाई द्वीप पर, कहां पर? हम लोगों को हवाई द्वीप पर देखने को मिलेगा। हवाई द्वीप पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, हवाई द्वीप यानी आपके प्रशांत महासागर में हम लोगों को, प्रशांत महासागर में हम लोगों को यह वाला ज्वालामुखी देखने को मिलता है। और यहीं पर भारत के कुछ ज्वालामुखी आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जैसे एक प्रकार का बेरन ज्वालामुखी। कहां पर? बेरन ज्वालामुखी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो बेरन ज्वालामुखी, यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। और एक हमें ज्वालामुखी नारकोंडम, कौन सा? नारकोंडम ज्वालामुखी भी हमें बंगाल की खाड़ी में ही, भारत में ही यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और हम लोग उस सवाल पूछेगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया है? तो ये किसको कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी आपको स्ट्रोंगबुली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यहाँ पर कहा जाता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देके रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रेम्बल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय जो प्रस्तावना है, इसका हमें कौन सा भाग देखने को नहीं मिलेगा? ठीक है, हमें स्वतंत्रता, भारतीय ध्वज, समानता या न्याय, कौन सा हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा? ठीक है, आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है तो आप लोग याद करिएगा। देखिएगा, जो आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय ध्वज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल हमें यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों को भारतीय प्रस्तावना के बारे में, जो भारतीय प्रस्तावना है, भारतीय प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को यहाँ पर ये याद होना चाहिएगा कि एक यहाँ पर पंडित यहाँ पर ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास जो भार्गव साहब थे, तो पंडित ठाकुर भार्गव दास के द्वारा, जो पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा ये जो प्रस्तावना है, इसी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा। भारतीय संविधान की आत्मा का यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि प्रेम्बल को, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा पंडित गोपाल दास भार्गव के द्वारा। और वहीं पर आप लोगों को यह भी याद रखना है कि पालकी वाला साहब ने क्या कहा था? पालकी वाला साहब, भारतीय संविधान सभा में पालकी वाला साहब ने क्या कहा? तो इसे क्या कहा था? तो इसे क्या कहा था? भारतीय संविधान का परिचय, भारतीय संविधान का परिचय कहा, भारतीय संविधान का परिचय इसे कहा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों को वो कन्हैयालाल मुंशी, ये कन्हैयालाल मुंशी के द्वारा क्या कहा गया? तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की इसे कुंजी कहा, क्या कहा? कुंजी यहाँ पर कहा गया। ये तीन जो धारणा है, ये जो तीन सिद्धांत हमें भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, हम लोगों से सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो ये निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो ये भारतीय ध्वज हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अब मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये प्रश्न है कि प्रेम्बल ऑफ इंडिया में, भारत की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में
3 नए शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, वो कौन कौन से शब्द है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इन सवाल का जवाब मुझे देना है। चलिएगा बढ़ेंगे इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न पर। जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, भीमसेन जोशी किस राज्य से संबंधित है? तो भीमसेन जोशी हमें किस राज्य से संबंधित होते हुए देखने को मिलेंगे? ये मध्य प्रदेश से, ये कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से या फिर राजस्थान से? आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जो जोशी साहब है, ये किस राज्य से? जवाब होगा यह आपके कर्नाटक से संबंधित होते हुए हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और यह किस भारतीय घराने से हैं? किन भारतीय घराने से इनका संबंध है? तो यह संगीत प्रेमी थे और इनका किस भारतीय घराने से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा किराना घराना। कौन सा घराना? किराना घराने संबंधित है। और इन्हीं के साथ 2009 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। कौन सा रत्न? इन्हें भारत रत्न भी 2009 में यहाँ पर दिया जाता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का, ठीक है, बिल्कुल सही एक नो मिलेगा। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन से वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? जवाब होगा तानपुरा। कौन सा? तानपुरा एक वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा, इसको बजाने के लिए ये फेमस है। ठीक है, यहाँ पर भीमसेन जोशी साहब। चलिएगा दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि हिंसांग ने किस पल्लव शासक के समयकाल में कांचीपुरम की यात्रा की? तो किस शासक के समयकाल में हिंसांग ने यहाँ पे यह पल्लव राजवंश के समयकाल में भारत आया था? ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो हिंसांग है यह पल्लव वंश के समयकाल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी यह नरसिंह वर्मन प्रथम के समयकाल में भारत आया था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। कुछ फेमस जो यात्री जैसे हम लोग जो मानते हैं, जैसे हम लोग मेगास्थनीज को मानते हैं, और यही मेगास्थनीज जो आया था, यही जो मेगास्थनीज आया था, यह आप सभी जानते हैं कि यह जब भारत में चंद्रगुप्त यहाँ पर मौर्य शासक बना था, जब ये मौर्य वंश का संस्थापक बना था तब आया था। जब भारत में फाइयान कब आया था? जब भारत में फाइयान कब आएगा? जवाब होगा कि यह जब चंद्रगुप्त जब द्वितीय शासक बना था तब आया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर बात होगी हिंसांग की। तो हिंसांग कब आया था? तो हिंसांग आया था जब राजा हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन के समयकाल में यह भारत आएगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और जब हम लोग दक्षिण भारत की बात करेंगे, तो दक्षिण भारत में हमें तीन यहाँ पर हमें याद होना चाहिएगा। जो एक तो हमें निकोलो कोंटी, कौन सा? निकोलो कोंटी याद होना चाहिए। ये निकोलो कोंटी रहेगा। यह विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के समयकाल में दक्षिण भारत में जाएगा। फिर इसके बाद में अब्दुल रज्जाक, कौन जाएगा? अब्दुल रज्जाक जाएगा। और यह जो अब्दुल रज्जाक विदेशी यात्री था, यह देवराय द्वितीय किसके समयकाल में जाएगा? देवराय द्वितीय के समयकाल में जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा डोमिंगो फेस, कौन सा? डोमिंगो फेस। और ये जो डोमिंगो फेस रहेगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ये जो डोमिंगो फेस रहेगा, ये यहाँ पर श्री कृष्ण देव राय, श्री कृष्ण देव राय के समयकाल में क्या जाएगा? दक्षिण भारत में। तीनों ही राजा हम लोगों को विजयनगर साम्राज्य से संबंधित होते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और फिर इसके बीच में जब मध्यकाल या मध्यकालीन भारत की बात होगी, तो इसी मध्यकालीन भारत में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि एक इब्न बतूता, कौन आया था? इब्न बतूता आया था। और ये इब्न बतूता के द्वारा एक रेहला या सफरनामा बुक लिखी जाती है। ये किसके समयकाल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समयकाल में? यह मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पे समयकाल में आया था भारत में। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ये जो पल्लव राजवंश था, पल्लव राजवंश के समयकाल ही भारत में जो हमें द्रविडियन शैली के मंदिर प्रारंभ, यानी द्रविडियन शैली इन्हीं पल्लव वंश के समयकाल में भारत में क्या देखने को मिलेगी? प्रारंभ होती हुई हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। इतना सारा डाटा आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। और ये जो बैटल ऑफ हाइडे स्पीच है, ये बैटल ऑफ हाइडे स्पीच को ही क्या कहा जाता है? वितस्ता का युद्ध। कौन सा?
वितस्ता का युद्ध, या तो वितस्ता का हम लोग इसे युद्ध बोले, या फिर इसे हम लोग बोलेंगे बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। क्या बोलेंगे? बैटल ऑफ हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच हम लोग इसे बोलेंगे। और ये कब देखने को मिला? तो हमें 326 बीसी में हमें यह देखने को मिलेगा। किस किस के बीच में हुआ था? तो हमें हमारे पंजाब के शासक, यहाँ पर राजा पोरस और राजा पोरस के साथ में हम लोगों को यहाँ पर सिकंदर, मकदुनिया का शासक सिकंदर जो तृतीय था, ये इनके दोनों के बीच में हमें यह जो हमें बैटल ऑफ हाइडे स्पीच यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में इसका हमें जिक्र मिलता है। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसके साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, नाथुल्ला दर्रा भारत और उसके किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? तो उसके किस पड़ोसी देश को यहाँ पर जोड़ता है? बेहद सरल आप लोगों से सवाल पूछ लिया गया है। देखिएगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर हम लोगों को नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर देखने को मिला? ये भूटान को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और हमें भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, हमें भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा कि काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों को याद रखना है कि हमें एक प्रकार का जोजिल्ला दर्रा, कौन सा जल्ला? जोजिल्ला दर्रा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यह आपस में श्रीनगर व लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। हमें एक प्रकार का बुर्जिल दर्रा, कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर व गिलगिट, श्रीनगर को गिलगिट से यह जोड़ने का काम करता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और हमें बनिहार दर्रा, कौन सा दर्रा? बनिहार, श्रीनगर को सॉरी ये हम लोगों को बनिहार दर्रा देखने को मिलेगा। और ये जम्मू कश्मीर में बनिहार दर्रा श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। श्रीनगर से यह जम्मू को यहाँ पर जोड़ता है। ठीक है, जम्मू को यहाँ पर जोड़ता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसी के अंदर हम लोगों को जवाहर सुरंग, यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि जवाहर सुरंग किस हमें दर्रे में देखने को मिलती है, तो इसी बुर्जिल दर्रे में आप लोगों को यहाँ पर जवाहर सुरंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और एक और दर्रा है जो हाल ही में फेमस हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। एक हमें फोटुल्ला दर्रा, कौन सा? फोटुल्ला दर्रा। ठीक है, ये फोटुल्ला दर्रा जो देखने को मिलेगा। और ये फोटुल्ला दर्रा जोड़ता है आपस में। एक तरफ तो हमें लेह देखने को मिलेगा, लेह और सियाचिन को आपस में ये जोड़ता है। तो ये सभी प्रमुख दर्रों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एटलीस्ट याद होना चाहिए था। ठीक है, हम लोगों से और पूछेगा नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है? तो नाथुल्ला दर्रा हम लोगों को सिक्किम में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है, ये आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, देखो पैटर्न भी रेलवे का यही होने वाला है। या आप लोगों को दे देगा, कोई सा दर्रा दे देगा, आप लोगों से पूछेगा यह किन दो राजमार्ग को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, जयदेव। देखिए जयदेव के द्वारा तो गीत गोविंद पुस्तक लिखी जाती है। गीत गोविंद यहाँ पर पुस्तक लिखी जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। कालिदास के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा, कालिदास के द्वारा एक मेघदूत, इसके बाद में ऋतु संहार, कौन सा? ऋतु संहार, ये दो प्रमुख काव्य लिखे जाते हैं। इसके साथ में एक और काव्य है यहाँ पर मेघदूत या फिर ऋतु संहार, ये दो प्रमुख चार। देखिए अभी तो एटलीस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी दिमाग में। मेघदूत, ऋतु संहार के बाद में जो जो ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी के द्वारा चार प्रमुख काव्य खंड लिखे गए। चार प्रमुख यहाँ पर काव्य खंड, चार प्रमुख काव्य खंड इनके द्वारा यहाँ पर लिखे गए। दो तो मुझे याद है, मेघदूत और ऋतु संहार। अभी एटलीस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। ये कल्हण ने ही लिखी यहाँ पर राज तरंगिणी बुक इन्हीं के द्वारा
लिखी गई है। और आप लोगों को याद होना चाहिए यह प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। और ये चंद्र बराई ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने एक काव्य लिखा है पृथ्वीराज रासो, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर लिखा गया। एटलीस्ट इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बेहद सरल प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। द हेग में, पेरिस में, या फिर वाशिंगटन डीसी, या फिर न्यूयॉर्क में। आप लोगों को याद होना चाहिए जब हम लोग देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रमुख आपके जो अभिन्न अंग यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर महासभा 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 के बाद में आप लोगों को याद होना चाहिए सचिवालय। ठीक है, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक संगठन, सामाजिक व आर्थिक संगठन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा महासभा, सचिवालय। और यहाँ पर आप लोगों का सामाजिक और आपका आर्थिक संगठन के साथ साथ हम लोगों को जो याद रखना जो पड़ेगा यहाँ पर आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय महाधारिता विभाग, न्यायधारिता संगठन, न्यायधारिता परिषद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हम लोगों को देखने को मिला। और हम लोगों से पूछेगा इसी का मुख्यालय हम लोगों से पूछेगा तो हैग, कहाँ पर, हेग में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो कि आपके हमें नीदरलैंड में यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और यही यूएनओ के पांच हम लोगों को स्थायी सदस्य देखने को मिलेंगे। एक हम लोगों को अमेरिका, या आपका इसी का स्थायी सदस्य है। एक हमें यहाँ पर ब्रिटेन देखने को मिलेगा, ब्रिटेन के साथ आप लोगों को यहाँ पर रूस देखने को मिलेगा, रूस के साथ यहाँ पर चीन देखने को मिलेगा। और चीन के साथ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि चीन के साथ यहाँ पर आप लोगों को फ्रांस, कौन सा, फ्रांस। ये हमें इसी यूएनओ के 5 आपके स्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं, स्थायी सदस्य। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कि यूएनओ के 5 आपके स्थायी सदस्य कौन कौन से, तो यही 5 हमें स्थायी सदस्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में यहाँ पर विधान परिषद है। तो कहाँ पर हमें विधान परिषद, जो देखिएगा हमें जिस प्रकार से केंद्र में हम लोगों को राज्यसभा और लोकसभा देखने को मिलती है, उसी प्रकार से हम लोगों को राज्य में, जब हम लोग राज्य की बात करेंगे तो राज्य में हम लोगों को एक विधानसभा, कौन सभा, एक हमें विधानसभा, और विधानसभा के साथ साथ हम लोगों को एक विधान परिषद, कौन सा परिषद, एक विधान परिषद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये दो हमें राज्य में भी देखने को मिलती है। ये हम सभी जानते हैं राज्य के लिए आप लोगों का निम्न सदन होता है, ये विधानसभा जो होती है निम्न सदन होता है, लेकिन विधान परिषद उच्च सदन होता है। कौन सदन, उच्च सदन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब भारत के कौन कौन से राज्य जहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, बिहार हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना के बाद हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों का उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र। ये वो भारतीय राज्य है जहां पर हम लोगों को विधान परिषद यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, बिल्कुल हमें सही देखने मिलेगा। लेकिन जब जब विधान परिषद का निर्माण किया जाता है तो कौन कौन वोट डालता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखिए जब भी कोई राज्य में विधान परिषद का निर्माण किया जाता है तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा 1/3 जो इसके सदस्य जो चुने जाते हैं, जो वोटिंग करते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा वो यहाँ पर जो नगर पालिका
नगर जो पालिका है, नगर पालिका व जो जिलों में जल बोर्ड होते हैं, इन जल बोर्ड के यहाँ पे सदस्य इसमें वोट डालते हैं। इसके साथ में 1/12 सदस्य होते हैं 3 वर्ष से पहले जिन विद्यार्थियों का स्नातक हो चुका था, स्नातक वाले विद्यार्थी इसके अंदर वोट डालते हैं। 1/12 या आपके जितने भी अध्यापक होते हैं, तो अध्यापक कौन से, केवल जो माध्यमिक जो अध्यापक होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। इसके बाद 1/3 जो सदस्य जो यहाँ पर वोट डालते हैं, वो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि ये जो आपके 1/3 सदस्य होते हैं, ये विधानसभा के द्वारा यहाँ पर चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्यों को कौन यहाँ पर नियुक्त करता है, तो माननीय राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर 1/6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 1/3 नगर पालिका जल बोर्ड, 1/12 3 वर्षों से स्नातक पहले विद्यार्थी, 1/12 से अध्यापक और माध्यमिक विद्यालय आपके अध्यापक होना चाहिए, 1/13 विधानसभा और 1/6 सदस्य राज्य जो वैसे सदस्य जिनको राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त करता है, वैसे सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। मतलब ये सभी वोटिंग करते हैं जब भी कोई विधान परिषद बनता है तो, ठीक है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी के साथ मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट प्रश्न पर। हम लोगों को देख के रखे स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन माने गए, हम लोगों से सवाल पूछा है। देखिएगा, जॉन मथाई, हम लोगों को याद होना चाहिएगा उस समय यह वित्त मंत्री थे। कौन सा पद था इनके पास, वित्त मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ये उस समय रक्षा मंत्री चुने गए थे, रक्षा मंत्री यहाँ पर चुने गए थे। इसके साथ आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि खाद्य सुरक्षा मंत्री, तो ये चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन बनेंगे, तो कानून मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर बनाए गए थे। और इसके साथ हम लोगों से पूछा है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन बनाए गए थे, तो स्वास्थ्य मंत्री जो बनाए गए थे वो राजकुमारी अमृता कौर यहाँ पर बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी, आप लोग हम लोग जानते हैं कि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वेगई नदी गिरती है, गोदावरी रिवर गिरती है, लेकिन ताप्ती रिवर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए, जिसका समिति का निर्माण किया गया था, जिसके अनुकंपा पर ग्राम और ये लघु उद्योग बनाया गया। नरसिम्हन समिति, बैसल समिति, रंगराजन समिति। हम सभी जानते हैं रंगराजन समिति का संबंध विनिवेश था। विनिवेश के लिए इस समिति का यहाँ पर निर्माण हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ में नरसिम्हन समिति हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग सुधार, कौन सा, बैंकिंग सुधार लाने के लिए यहाँ पर इस समिति का निर्माण किया गया था। इसी के साथ करवे समिति बनाई गई थी 1955 में, ठीक है। और यह समिति संबंधित है आपकी ग्राम और लघु उद्योग से, ग्राम और लघु उद्योग से संबंधित है, लघु उद्योग से यहाँ पर संबंधित है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, शहरी भारत में ये 2011-12 में गरीबी का यहाँ पर अनुपात कितना है, और ये कौन सा पूछा है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि शहरी ग्रामीण। देखिएगा, यदि भारत में गरीबी का आधार वर्ष जो माना गया है वो 2011-12 को माना गया है। और जब ये 2011-12 को जो यहाँ पर माना गया है, तो यदि सवाल पूछेगा 2011-12 में, जब 2011-12 में हम लोगों ने गरीबी का आधार वर्ष माना, गरीबी का आधार वर्ष हम लोगों ने माना, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, यदि सवाल पूछ लेगा भारत में टोटल गरीबी का परसेंटेज कितना है,
उसके समय 30.9% हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अंदर ही, ठीक है। और फिर इसके अंदर भी हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 26.4% हम लोगों को शहरी गरीबी यहाँ पर देखने को मिलेगी, शहरी गरीबी। लेकिन जो 29.7% जो गरीबी थी वो हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिली, वो हम लोगों को ग्रामीण गरीबी, कौन सी गरीबी, ग्रामीण गरीबी हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कुल गरीबी कितनी देखने को मिली थी, तो 30.9 हमें 2011-12 का जो आधार वर्ष जो गरीबी का तय किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं कि विश्व जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। ये विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ भारत में किस पंचवर्षीय योजना का जो ये आपका आधार है, हेराल्ड डोमर मॉडल था, ठीक है। हेराल्ड डोमर जो मॉडल था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोगों को दे के रखा है। अब देखिएगा भारत में हम लोगों को हर 5 वर्षों में एक पंचवर्षीय योजना, एक हम लोगों को पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसका मॉडल हम लोग कहाँ से लेके आए थे, कल वाली क्लास में देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग रूस से लेके आए थे। अब ये जो हेराल्ड डोमर जो मॉडल था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। कल भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को 5 ईयर प्लान देखने को मिलेंगे। पहला 5 ईयर प्लान कब देखने को मिला, 1951, फिर से याद कर लेंगे तो 1956 तक हम लोगों को देखने को मिलेगा ये पहली जो पंचवर्षीय योजना हम लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं पर 1956 कब से, 1956 से लगाकर तो 1961 तक हमें दूसरी पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। इसके बाद में 1961 से तो 1966 तक हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। इसके बाद में 1966 से लगाकर तो 1969 ये जो समय काल रहेगा यहाँ पर हमें जो अवकाश देखने को मिला, हमें वार्षिक यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। ये जो समय काल रहेगा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद में 1969 से लगाकर तो 1974 तक हमें यह चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद 1974 से लगाकर तो 1978 तक ये पांचवी हमें पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि हर एक जो पंचवर्षीय योजना हमें 4-5 साल की देखने को मिलती है, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना हमें 4 साल की देखने को मिली। फिर इसके बाद में यहाँ पर रोलिंग प्लान आए, 2 सालों तक रोलिंग प्लान रहे भारत में। इसके बाद आप लोगों के या आपके 1900 या आपके 80 से लगाकर 85 तक छठी हमें आपकी पंचवर्षीय योजना, और 1985 से लगाकर 90 तक हम लोगों को 7वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलती। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे या आपके 1990 से लगाकर 92 तक यहाँ पे फिर से हमें आपके अवकाश हमें वार्षिक योजनाएं देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद 1992 से लगाकर तो 97 तक हमें 8वीं पंचवर्षीय योजना, और 1997 से लगाकर तो 2002 तक यहाँ तक हम लोगों को 9वीं पंचवर्षीय योजना, और 2002 से लगाकर तो 2007 तक हम लोगों को 10वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर 2007 से लगाकर 2012 तक हम लोगों को 11वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ में 2012 से लगाकर तो 2017 तक हम लोगों को भारत में 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। हम लोगों से सवाल पूछा था हेराल्ड डोमर मॉडल, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, और आज की क्लास का मुझे लगता है अंतिम प्रश्न होगा, और इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। सवाल आप लोगों से सवाल पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था।
तो किस रिवर पर पहला स्वतंत्र भारत का बांध बनाया गया था? आप सभी को इस सवाल का कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।